नमस्कार, जेके 24x7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे वक्त तो चलता है अभी तक की बड़ी खबरों का। और आज पूरे दिन क्या खबरें चर्चाओं में रहेंगी और किन खबरों पर पूरे देश और दुनिया की नजरें बनी रहेंगी, ये तमाम खबरें आप तक विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले एक एक कर बड़ी खबरें आपको हेडलाइंस भी बताएंगे कि आज वो बड़ी खबरें जिस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। आज की पहली बड़ी खबर जिस पर बात करेंगे, अमेरिका में हमले का आईएसआईएस कनेक्शन बताया जा रहा है और इस पर पूरी विस्तार से आपको जानकारी बताएंगे। इसके बाद अगली बड़ी खबर, घटना के 4 दिन बाद भी प्लान का सुराग नहीं मिला है। एक बड़ा हादसा हुआ था, प्लान क्रैश हुआ था और उस मामले में कोई सुराग अभी तक नहीं मिला है। ये भी आज की बड़ी खबर है। इसके बाद अगली जो बड़ी खबर आज की रहेगी वो रूस यूक्रेन के बीच का अहम समझौता टूट चुका है। इस पर विस्तार से आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आखिर दोनों के बीच क्या समझौता था और टूटा क्यों। गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को नसीहत दी है। क्रिकेट की जगत से ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। भारत की लगातार मिल रही हार को लेकर गौतम गंभीर ने अब खुलकर आकर सामने बोला है और अपने क्रिकेटर्स को, अपने खिलाड़ियों को उन्होंने नसीहत दी है। और ये नसीहत कितनी काम आएगी अगले टेस्ट में, सिडनी टेस्ट में, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से एक-एक कर चर्चा करेंगे और अपने सहयोगियों से लेकर आपकी ग्राउंड रिपोर्ट भी बताएंगे और साथ साथ एक्सपर्ट से भी राय लेंगे। बड़ी खबर, अमेरिका में न्यू ईयर बना रहे लोगों को ट्रक से रौंदा है। हादसे में अब तक 15 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। ये अमेरिका से बड़ी खबर, जहां पर दर्जनों लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये न्यू ईयर के मौके पर हुआ है। पुलिस कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया है। पुलिस ने जब कार्रवाई की तो हमलावर भी मारा गया है। ये बड़ी अपडेट है। और अमेरिका में न्यू ईयर मना रहे लोगों को ट्रक ने रौंदा है और हादसे में अब तक 15 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, इसमें जान गई है और दर्जनों लोग घायल हैं। अस्पताल में फिलहाल उन्हें भर्ती कराया गया है। अमेरिका में हमले का आईएसआईएस कनेक्शन बताया जा रहा है। यह आईएसआईएस का कनेक्शन है। हमलावर के ट्रक से आईएसआईएस का झंडा मिला है। यह आईएसआईएस का झंडा मिलने की बात की जा रही है और ये गुंजाइश लग रही है कि ये आईएसआईएस से कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ट्रक के अंदर ये झंडा मिला है। अभी फिलहाल हमलावर के ट्रक से आईएसआईएस का झंडा मिला है। हालांकि उस हमलावर को मार गिरा है, लेकिन जांच पड़ताल जारी है कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या वाकई में आईएसआईएस की तरफ से यह हमला किया गया है और हमलावर को फिलहाल ढेर किया गया है। और ये बहुत बड़ा मामला, एक क्योंकि नए साल का मामला था, नए साल के जश्न में सभी लोग डूबे हुए थे, लेकिन इस बीच एक ट्रक ने 15 लोगों को रौंद दिया है, जिसमें एक आईएसआईएस का झंडा मिला है। हालांकि उस हमलावर को मार गिरा है और पुलिस अगर आगे की कार्रवाई में जुट गई है, छानबीन कर रही है। पिकअप से आईएसआईएस का झंडा, हथियार और आईडी बरामद किए गए हैं। हादसे में अब तक 15 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो चुकी है। अमेरिका में हमले का आईएसआईएस कनेक्शन देखने को मिल रहा है और यह कहा जा रहा है कि आईएसआईएस कनेक्शन हो सकता है। ये बहुत बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ये अमेरिका से जुड़ी बड़ी खबर है, जिसमें एक हादसा हुआ था और इस हादसे को आईएसआईएस के साथ जोड़ने की यहां पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस ट्रक ने रौंदा है उसी ट्रक में आईएसआईएस का झंडा मिला है। तो अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ जरूरी चीजें इस पूरी अपडेट से जुड़ी बताते हैं। देखिए जरा, घटना से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो आपको समझना जरूरी है। न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों को ट्रक से रौंदा गया है और हादसे में अब तक 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, वो भी नए साल के मौके पर, जो नया साल मनाने जा रहे थे या मना रहे थे। दर्जनों लोग घायल हुए हैं और अस्पताल में इलाज जारी है, क्योंकि अचानक से भीड़ में ट्रक आता है और उस भीड़ में कई सारे लोग इसकी जद में आ जाते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक्स पर पोस्ट करके हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत दुखद हमला है, निंदा की है और पुलिस कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया है, क्योंकि पुलिस ने तुरंत इस पूरे मामले पर एक्शन किया, कार्रवाई की और हमलावर भी मारा गया है। अमेरिका में हमले का आईएसआईएस कनेक्शन ये बताया जा रहा है, वो इसलिए बताया जा रहा है कि क्योंकि कुछ तथ्य, कुछ तर्क जो है वो मिले हैं इस ट्रक से जुड़े और हमले से जुड़े। इस वजह से इसको आईएसआईएस कनेक्शन दिया जा रहा है, क्योंकि हमलावर के ट्रक से आईएसआईएस का एक झंडा मिलने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है, ये बात बताई जा रही है। अब जब बड़े स्तर पर इसकी जांच होगी, क्या कुछ निकल कर आएगा। पिकअप ने आईएसआईएस का झंडा, हथियार और आईडी भी बरामद की है, क्योंकि पिकअप में ये चीजें थी, आईएसआईएस का झंडा हो या आईडी हो। हमलावर ने लोगों पर फायरिंग की और ये यूएस बता रहा है। हमलावर की पहचान शमसुद्दीन जब्बार 42 साल के तौर पर हुई है। ये 42 साल के हैं, शमसुद्दीन जब्बार इसका नाम बताया जा रहा है।
और चार एजेंसियों ने बताया कि जब्बार टेक्सास स्टेट का रहने वाला था, कई सालों तक अमेरिकी सेना में रहा है। देखिए, ये भी बहुत बड़ी अपडेट है, इस पूरे मामले से जुड़ी, कई सालों तक सेना से जुड़ा रहा है, अमेरिका सेना से जुड़ा रहा है और अब जाकर उसने एक बड़े हमले को अंजाम दिया है। और बताया जा रहा है कि इसके तार, इसके कनेक्शन आईएसआईएस से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि जिस पिकअप पे ये ड्राइवर आ रहा था, उस पिकअप पे आईएसआईएस के झंडे लगे हुए थे और आईडी थी। तो ये बड़ा मामला है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दूसरा दिन भी है, लेकिन अमेरिका से इस तरह की खबर आना, ये कहा जा रहा है कि ये आईएसआईएस से जुड़ा पूरा मामला हो सकता है। हुई है और नए साल के पहले दिन ही दो इस तरह की घटनाएं हुई हैं। एक लॉस वेगास में जो है वहाँ बम विस्फोट हुआ है टेस्ला कार के अंदर, जिसका कि एलन मस्क ने कहा है कि इसमें कोई विस्फोटक नहीं था, कार की कोई गड़बड़ नहीं थी। लेकिन वहाँ जो विस्फोट हुआ है वो भी ऐसा लगता है कि दोनों जगह लॉस ऑरेंज में जो हुआ है उसको भाड़े से, जो किराए से लिया गया था पिकअप वैन, और उसको जिस व्यक्ति ने चलाया है और भीड़ के ऊपर रौंदा है और साथ में फायरिंग की है। उस फायरिंग में उसने पुलिस पर भी फायरिंग किया था। नतीजन पुलिस ने एक्शन लेते हुए उसको मार गिराया। उसकी जब तलाशी ली गई तो उसमें आईएसआईएस के जो है झंडे मिले और इससे ये प्रमाणित हो गया कि दोनों घटनाएं किराए से लिए गए वाहनों पर हुई हैं। तो संभवतः एक लिंक हो सकता है, वो लिंक को वहाँ की पुलिस खोज रही है। लेकिन आम चर्चा ये है कूटनीतिक क्षेत्रों में कि निश्चित रूप से इसका जो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को गति नशीन होने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी इस तरह जानलेवा हमला किया गया था, तो संभवतः इनकी कड़ी जो है, जो विश्व में आतंकवाद फैला हुआ है उससे है। क्योंकि देखिए, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के समय भी थे और अभी भी उन्होंने कहा है कि उनके गद्दीनशीन होने से तुरंत बाद जो है युद्ध विराम हो जाएंगे। तो वो संगठन जो नहीं चाहते युद्ध विराम हो, संभवतः वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और शक की सुई जो है हथियार माफिया की ओर भी जा रही है, आईएसआईएस की ओर भी जा रही है। और जो बाइडेन के ऊपर भी किस तरह के आक्षेप लग रहे हैं कि वो जाते जाते वो सब काम करते जा रहे हैं जिससे कि ट्रंप को आने वाले समय में काफी कठिनाइयां झेलना पड़े। जैसे उन्होंने यूक्रेन को जो है और आर्थिक सहायता दे दी है हथियारों के लिए और उनको खुली छूट दे दी है कि रूस पर कहीं भी जाकर हमला कर सकते हो। ये सब चीजें एक कड़ी में मिली हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स जो है इस समय एक हिंसात्मक रूप जो अपना रही है, वो मानवता के लिए बड़ा खतरा है। और विशेषकर अमेरिकन नागरिकों में दहशत फैलाने की जो प्रयास हो रहा है, ये अपने आप में एक दुखद चीज है। क्योंकि विश्व में इस समय जो एक तरह से कई जगहों पर अनारकी फैली हुई है, उससे निपटने के लिए मानवता जहाँ करा रही है। देखिए ना, गाजा में शीतल जी, वहाँ 20 लाख से ज्यादा लोग जो हैं विस्थापित हो चुके हैं, बच्चे मर रहे हैं, भूख से लोग तड़प रहे हैं, ठंड से तड़प रहे हैं। और एक तो दुनिया इस तरह से करा रही है युद्ध की से। डॉक्टर राम, ये जो हमलावर है, ये बताया जा रहा है कि ये पूर्व सैनिक भी रह चुका है अमेरिका का। और दूसरी बात, जो इस्लामिक स्टेट का कनेक्शन आ रहा है, ये हर जगह क्यों इस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं? एक संदेश क्या जाता है पूरी दुनिया में? ये कुछ खासकर धर्म विशेष के लोगों में, जिनको मदरसों में पढ़ाया जाता है, उनके दिमाग में कूट कूट कर भर दिया जाता है कि इस दुनिया में तो सिर्फ जो है वो एक ही धर्म विशेष के लोगों को रहने का अधिकार है, बाकी जितने भी हैं क्रिश्चियंस हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं उनको मार दोगे तो जिहाद होगा और फिर आप जन्नत में जाएंगे तो 72 हूरें मिलेंगी। जब तक एजुकेशन नहीं होगा अच्छी तरीके से, जब तक इन लोगों के दिमाग से धार्मिक कीड़ा नहीं निकलेगा, तब तक इस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती रहेंगी, जो कि मानवता के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। इस नई शताब्दी में, विज्ञान के युग में, इस तरह की चीजों को पूरी दुनिया को मिलजुल कर जो है इसको दूर करना बहुत आवश्यक है शीतल जी। ठीक है,
ठीक है डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा, वापस आपके पास लौटूंगा। साउथ कोरिया प्लेन क्रैश की जांच तेज है और इस जांच में अभी तक कुछ आ ही नहीं पाया है। घटना के 4 दिन बाद भी प्लान का सुराग नहीं मिल पाया है। पायलट ने पक्षी टकराने का अलर्ट भेजा था, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ है या कुछ और वजह है? फिर 6 साल का सबसे बड़ा विमान ये हादसा हुआ है। लैंडिंग गियर नहीं खुलने की वजह से प्लेन लैंड नहीं कर सका था, ये पूरा मामला सामने आया है। दुनिया में सबसे ज्यादा उड़ता है बोइंग 737 और 800 प्लेन। पायलट ने पक्षी टकराने का अलर्ट भेजा था, लेकिन क्या पक्षी टकराने का ही पूरा मामला है? अमेरिका भेजा जाएगा विमान का ब्लैक बॉक्स, वहां पर जांच की जाएगी। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं। साउथ कोरिया में डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी प्लेन क्रैश होता है और ये बताया जा रहा है कि पक्षी टकराया गया है जिस वजह से प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी इसमें सुराग नहीं मिल पाया है। कैसे आप देख रहे हैं? टटोला गया है और वहां पर जिस तरह से दुर्घटना हुई है अपने आप में बिगड़ी है। जब जहाज लैंड कर रहा था तो ये कहना कि उसका लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा था, पहिया नहीं खुल पाया था, इसके बाद भी वहां पर जो है चूंकि आपातकालीन लैंडिंग था तो सभी सुविधाएं मौजूद थी और इस तरह से क्रैश होकर लोगों का मरना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इसके लिए जो पक्षी टकराने का एक वीडियो सामने आया है उससे ऐसा नहीं लगता है कि अकेले उसके कारण जो पक्षी जब भी टकराएगा तो उसके लैंडिंग गियर से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इंजन में आग लग सकती है या उसका कॉकपिट में जो छेद हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी वो ऑटो पायलटिंग पर चलकर उतर सकता था। एक विचार ये भी हो रहा है कि जो रनवे था वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं था और संभवतः उसकी वजह से भी ये घटना हो सकती है और जांच के बाद इसका पता लग सकेगा। शीतल, ठीक है सर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ समय साझा किया और समय दिया। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दे रहे थे। अब जरा अगली खबर का रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच का बड़ा अहम समझौता टूट चुका है। ये बड़ी अपडेट है। यूक्रेन के रास्ते यूरोप को रूसी गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। जेलेंस्की ने 5 साल पुराना एग्रीमेंट बढ़ाया नहीं और ये फिलहाल इस मामले को रोक दिया गया है। हंगरी, स्लोवाकिया, मोल्दोवा को सबसे ज्यादा नुकसान इससे हुआ है और अब देखिए मोल्दोवा की स्थिति सबसे ज्यादा खराब नजर आ रही है। तो 60 साल बाद रूसी गैस की सप्लाई जो है वो रुक चुकी है। बहुत बड़े अंतराल के बाद ये फिलहाल दोनों देशों के बीच जो आदान प्रदान होता था उसमें रुकावट देखने को मिली है। यूक्रेन के रास्ते यूरोप को रूसी गैस की सप्लाई जो है वो बंद कर दी गई है। यूक्रेन के रास्ते ये हुआ है और जेलेंस्की ने 5 साल पुराना एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ाया, उसको भी रोक दिया है। जो 5 साल पुराना एग्रीमेंट किया गया था इसमें कई देशों को नुकसान हुआ है, उसका प्रभाव सीधा सीधा कई देशों पर पड़ रहा है। लेकिन जो अहम समझौता था वो फिलहाल टूट चुका है। यूक्रेन के रास्ते यूरोप को रूसी गैस की जो प्रक्रिया होती थी, सप्लाई होती थी, उसे बंद कर दिया है और 5 साल का जो एग्रीमेंट था वो भी टूट गया। इससे हंगरी, स्लोवाकिया, मोल्दोवा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो रूस और यूक्रेन के बीच आपने देखा संबंध किस तरह से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इधर एक और बड़ी खबर आ रही है। सिडनी टेस्ट से पहले गंभीर और टीम इंडिया के प्लेस में तनातनी बढ़ गई है। तो गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को नसीहत दी है। गौतम गंभीर लगातार इसमें कोई ना कोई चीज निकाल कर ला रहे हैं। ड्रेसिंग रूम में खटपट पर गंभीर ने चुप्पी तोड़ी है। बाहर ना जाए ड्रेसिंग रूम की चर्चा, ये गौतम गंभीर ने कहा है कि जो भी माहौल ड्रेसिंग रूम के अंदर रहता है वो पॉजिटिव रहे। सिडनी टेस्ट से पहले कोच गौतम गंभीर और टीम इंडिया के बीच तनातनी का ये मामला है। गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि ड्रेसिंग रूम में खटपट हो तो वो बाहर नहीं आनी चाहिए, उस पर चुप्पी तोड़ी है। फिलहाल बाहर ना जाएं ड्रेसिंग रूम की चर्चा गौतम गंभीर ने कहा है, क्योंकि लगातार भारत को हार मिल रही है टेस्ट के अंदर। पहले न्यूजीलैंड के साथ भारत ने टेस्ट सीरीज हारी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला टेस्ट जीता, लेकिन उसके बाद एक टेस्ट ड्रा रहा, 2 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीते, यानी 2 टेस्ट में भारत को हार मिली। वहां पर 2-1 से जो है वो ऑस्ट्रेलिया आगे। सिडनी टेस्ट में आकाश नहीं खेलेंगे। जब तक ड्रेसिंग रूम में ईमानदार लोग हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है, ये गौतम गंभीर कह रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। खिलाड़ियों और कोच के बीच चर्चा जरूरी है। जरूर यहां पर गौतम गंभीर ने
जो टीम के साथ जो खटास है वो साझा किया है। उन्होंने ऐसा संकेत जताने की कोशिश की है कि सब कुछ ठीक नहीं है और कोच की वो तवज्जो नहीं दी जा रही है जो देनी चाहिए। इस बात से ये आशंका लगाई जा सकती है, इस बात से ये संकेत निकल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो भारतीय टीम है वो सुरक्षित हाथों में है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों के साथ जो समन्वय होता है वो बना होना चाहिए। आकाशदीप अगले टेस्ट में नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 सैम कोस्टास होंगे, उस्मान ख्वाजा होंगे, मानस लाबुशेन होंगे, स्टीव स्मिथ होंगे, ट्रेविस हेड होंगे, बिव वेबस्टर होंगे, एलेक्स कैरी जो विकेटकीपर के तौर पर, विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर हैं। इसके अलावा पैट कमिंस कप्तान, मिचेल स्टार्क, नेथन लाइन और स्कॉट बोलेंड भी इसमें शामिल हैं। ये जो प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है सिडनी के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं ये मैचेस, क्योंकि आगे जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होना है, WTC होना है, उसमें कौन सी टीम प्रवेश करेगी बड़ा सवाल है। भारत का स्क्वाड क्या रहेगा? रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर रहेंगे, जसप्रीत बुमराह उप कप्तान के तौर पर रहेंगे। उसके बाद यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल को मौका मिल सकता है, फिर से अभिमन्यु ईश्वरन को मौका दिया जा सकता है, देवदत्त पड्डीकल लाए जा सकते हैं, शुभमन गिल ओपनर के तौर पर खेलेंगे, विराट कोहली, ऋषभ पंत या शुभमन गिल वन डाउन भी आ सकते हैं, ऋषभ पंत हैं, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा भी इसमें शामिल हैं। एक महान दिग्गज ने कुछ दिन पहले संन्यास भी लिया है, रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय टीम से संन्यास ले लिया है और हर जगह से क्रिकेट से संन्यास लिया है। भारत के स्क्वाड में और भी नाम मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा है, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, तनुष कोटियन भी इसमें शामिल है। तो ये जो टीम है ये भारत का स्क्वाड रहेगा। उज्जवल हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। उज्जवल, क्रिकेट जगत से ये बड़ी खबर है जहां पर बताया जा रहा है कि कोच और टीम के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, जिस वजह से जो एक मानसिक संतुलन होता है, मेंटल बैलेंस होता है टीम के अंदर, वो ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक शीतल, देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है वो बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी 2024-25 के तहत जो है वो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज जो है वो खेली जा रही है। और देखिए इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम जो है वो 1-2 से पीछे चल रही है और अब सीरीज का जो आखिरी मुकाबला है वो 3 जनवरी से सिडनी का जो ग्राउंड है वहां पर खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार तकरीबन 7 बजे के आसपास से शुरू होगा। और लेकिन सिडनी टेस्ट से पहले जो है भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें ये सब बातें कही है जो आपने दर्शकों को अब ये भी बताई हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उज्जवल, हमारे से जुड़ने के लिए। बहुत बड़ी बात कही और देखना होगा कि कैसे ये सुधरेगा। लेकिन फिलहाल पूरे देश में कड़ाके की ठंड का कहर नजर आ रहा है। MP में 3 दिन कड़ाके की ठंड रहेगी और लगातार ये ठंड बढ़ रही है। 18 राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। 18 राज्य ऐसे जहां पर कोहरा छाया हुआ है। लाहौल स्पीति में पारा -16.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है और पूरे देश में कड़ाके की ठंड, खासतौर पर उत्तर भारत इस वक्त ठंड की चपेट में आ चुका है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर ठंड और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार हो रही है और अगले कुछ दिनों में और भी ज़्यादा बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो कुछ दिन और ज़्यादा ठंड रह सकती है। जितनी ज़्यादा पहाड़ों पर बर्फबारी होगी उतनी ज़्यादा ठंड मैदानी इलाकों में नज़र आ सकती है। उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में भी पड़ सकता है और पूरा देश इस वक्त ठंड की चपेट में है और ठंड से बचने के लिए लोग तरह तरह के कदम उठा रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं और बाकी जो तन ढकने का जो वस्त्र होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वाटरफॉल जमा हो चुका है। इधर मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी भी हुई है और अब फिर से ये माना जा रहा है कि हो सकती है आज या कल में बर्फबारी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं।
साहिल शमीम हमारे साथ, हमारे सहयोगी फिलहाल जुड़े हुए हैं। मैं सीधे उन्हीं के पास जाकर इस वक्त उनसे जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। साहिल, जरा बताइएगा मौसम को लेकर क्या पूरी जानकारी है और अगले कुछ दिनों तक किस तरह का मौसम रहने वाला है? जी शीतल, मैं आपको बता दूं कि कल से ही जो है जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पेशेंगोई की थी, एन मुताबिक जो है यहाँ पर बर्फबारी हुई है। अगर हम सरहदी ज़िले कुपवाड़ा की बात करेंगे, यहाँ बॉर्डर से लेकर मैदानी इलाकों में इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है, जम के बर्फबारी हुई है। अगर हम बॉर्डर इलाकों की बात करें जिसमें टंगडार, केरन, मुच्छल, जुमगढ़ या बाकी जितने भी बॉर्डर इलाके हैं, वो सड़कें जो है फिलहाल आमदरफ्त के लिए बंद हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो तकरीबन 1.5 फुट के करीब जो है बर्फ जमा हुई है और इस वक्त भी बर्फबारी जो है वो हो रही है। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो मैदानी इलाकों में इस वक्त जो है तकरीबन 8 से 9 इंच बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। लेकिन यहाँ जो जिस तरह से यहाँ ज़िला इंतज़ामिया पहले से ही जो है वो मुतलक हो चुकी थी, ऑन टो थी, क्योंकि मौसम महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशेंगोई की थी, तो ज़िला इंतज़ामिया ने पहले ही एक रिव्यू मीटिंग ली थी जिसमें जो है तमाम मशीनरी को अलर्ट पर रखा गया है, तमाम अफसरान को अलर्ट पर रखा गया है। जो ही बर्फबारी होगी और लोगों के मतलब किसी भी इलाके में मुश्किलात ना होनी चाहिए, तो सुबह से ही जो है लगातार मैन मशीनरी जो है वो सड़कों पर लगाई गई है और रोडों से जो है बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू किया गया है। लेकिन जो बॉर्डर इलाके के वो औरतें हैं जो कि हामला खवातीन हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको जो है पहले से ही बॉर्डर इलाकों से निकाल कर जो है कुपवाड़ा टाउन में जो है वो शिफ्ट किया गया है, ताकि उनको जो है इस बर्फबारी के दौरान कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अगर हम बात करेंगे इस वक्त जो है लोग खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि साल की पहली बर्फबारी यहाँ पर हुई है शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में। लोग इस वक्त खुश नज़र आ रहे हैं। हालांकि पहले जो यहाँ पर जो जितनी सर्दी थी, क्योंकि खुशक साली की सर्दी थी, लेकिन लोगों को उससे जो है छुटकारा मिला है। पहले यहाँ पर नल जम जाते थे, पानी जम जाता था और कोहरा भी था, लेकिन कल रात से जो है जिस तरह से यहाँ पर बर्फबारी हुई है, उससे जो है लोगों को राहत मिली है। जी शीतल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल ये जानकारी देने के लिए। साहिल हमारे साथ जुड़े हुए थे, मौसम को लेकर ये अपडेट साझा कर रहे थे। मौसम लगातार ठंडा हो रहा है। अब अगली बड़ी खबर है गुरुग्राम से, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी का दौरा है और सुबह 11 बजे गुरुग्राम पहुंचेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। बड़ी खबर। और उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बजट से पहले उद्योगपतियों के साथ उनकी अहम बैठक होने जा रही है और कुछ वहां पर जो उद्योगपति हैं उनसे बैठक होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कैसे उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को और भी ज़्यादा वहाँ पर बढ़ोतरी हो और उससे जितने ज़्यादा रोजगार खुलेंगे युवाओं के लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। गुरुग्राम के PWD रेस्ट हाउस में ये बैठक होगी। खुद नायब सिंह सैनी इस बैठक को करेंगे और दोपहर 2 बजे एक और कार्यक्रम में वो शामिल होने जा रहे हैं। गुरुग्राम में ही CA के साथ भी बैठक करने वाले हैं। बजट को लेकर भी CA के साथ ये बैठक करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण कई मायनों में गुरुग्राम दिल्ली से सटा इलाका है और ऐसे में ये और भी ज़्यादा अहम हो जाता है। दोपहर 2 बजे एक और कार्यक्रम में सीएम सैनी आज शामिल होने जा रहे हैं। वहां पर उनकी बैठक होगी और इसके साथ साथ रेस्ट हाउस में, PWD के रेस्ट हाउस में ये बैठक होने जा रही है। दोपहर 2 बजे एक अगला कार्यक्रम होगा जिसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसमें CA के साथ बैठक होनी, क्योंकि बजट भी पेश होना है और बजट को क्या आकार दिया जाए, क्या प्रारूप दिया जाए, बजट में क्या चीज़ें सस्ती की जाएं, क्या चीज़ें महंगी की जाएं, किन चीज़ों में लोगों को रिलीफ दिया जाए, ये सारी चीज़ें इसमें समेट कर ही बनाया जाता है, जिसको लेकर CA के साथ बैठक करना ज़रूरी है और उनसे सुझाव लेना ज़रूरी है और बजट को तैयार करने के लिए उनकी अहम भूमिका भी रहती है। तो अजमेर दरगाह पर 11वीं बार चादर भेजेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक और बड़ी अपडेट है, अजमेर दरगाह पर 11वीं बार चादर भेजेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अजमेर दरगाह का पूरा मामला, जहां पर लगातार पिछली 10 बार से वहां पर चादर भेजते नजर आए हैं और 11वीं बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ये चादर वहां पर भेजने वाले हैं। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अपील की है। उन्होंने कहा है कि चादर पेश न करें। अजमेर शरीफ में PM को कहा है कि चादर पेश न करें। अजमेर दरगाह को महादेव मंदिर बताया है। कहा है कि वो महादेव मंदिर है, ऐसे में वहां पर चादर ना भेजें।
ये विष्णु गुप्ता ने कहा है, जो हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं, जो लगातार मंदिर मस्जिद मामले में अर्जी आते रहे हैं। और अजमेर का मामला भी पिछले कुछ दिनों में सुर्खियों में आया था। वहां पे बताया गया था कि वहां एक मंदिर है। वो पूरा मामला फिलहाल न्यायालय के पास है और न्यायालय इस पूरे मामले में अपनी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रहा है, सुनवाई भी होनी है। लेकिन फिलहाल जो चादर पिछले 10 सालों से पारंपरिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस अजमेर दरगाह में भेजी जाती थी, वो इस बार फिर से भेजी जा रही है 11वीं बार। और इस पर विष्णु गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी से ये अपील की है कि आप इसे ना भेजें। डॉक्टर स्माइल हमारे साथ, हमारे सहयोगी फिलहाल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर स्माइल, 11वीं बार प्रधानमंत्री मोदी चादर वहां पर भेजने जा रहे हैं, लेकिन इस बार विष्णु गुप्ता ने, जो हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि वहां पर चादर ना भेजें क्योंकि वो एक मंदिर है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये 11वीं बार जो चादर भेजने का सिलसिला है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अजमेर दरगाह का मामला जो है, ये इसी साल से विष्णु गुप्ता द्वारा उठाया गया कि यहाँ पर महादेव का मंदिर है। असल में सदियों से जिस मुकद्दस जगह के ऊपर दुनिया भर के लोग अपनी अकीदत रखते हैं, अपनी श्रद्धा रखते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, वहां जाकर के अपनी चादर पेश करते हैं। साथ में उसके अलावा वहां पर जो अपनी मन्नतें मानते हैं, वो सारी सिलसिला चला आ रहा। लेकिन इस बार एक विवाद पैदा कर दिया हिंदू महासभा के विष्णु गुप्ता ने, और वो 20 दिसंबर को न्यायालय के अंदर इसकी सुनवाई भी थी, जो कि 24 जनवरी में उसको कर दिया गया है। आज तक का रिकॉर्ड ये रहा है कि यहाँ पर कभी किसी ने इस चीज को चैलेंज नहीं किया, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि विष्णु गुप्ता जैसा जिस आदमी को शायद राजस्थान में तो कोई जानता नहीं होगा, लेकिन उन्होंने एक चैलेंज कर दिया कि यहाँ पर महादेव का मंदिर है। और इसकी बहस आपको मालूम है कि संसद में भी हो चुकी है, मगर इस चीज को लेकर के क्यों इस विवाद को बढ़ाने की लिए किया जा रहा है, क्योंकि अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 813वां उर्स जो कि 28 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं, और देश विदेश से वहाँ के जायरीन आते हैं, देश विदेश के प्रधानमंत्री वहाँ पर चादर चढ़ाते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर एक विवाद पैदा कर दिया जाता है, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि ये राजनीति का एक खेल नजर आ रहा है और आपसी भाईचारे और सौहार्द को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि क्योंकि राजस्थान एक अमन का प्रदेश है और अजमेर जहाँ गंगा जमुनी की अगर तहजीब देखी जाए तो पूरे राजस्थान में नजर आती है, लेकिन अजमेर के अंदर अगर उर्स में अभी जाएंगे तो आपको वो धारा बहती हुई नजर आएगी। यहाँ पर सिख समुदाय अपने चाय का लंगर लगा रहे हैं, तो हिंदू अपना प्रसाद बांट रहे हैं, जो भी अपना काम करने का कर रहे हैं, लेकिन एक विवाद पैदा करने का मकसद ठीक है डॉक्टर अजमेर दरगाह को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजमेर दरगाह का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में उछल चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने चादर भेजने का काम किया है। ये बड़ी खबर है यूपी से, जहां पर महाकुंभ में ब्लास्ट की धमकी मिली है। बड़ी खबर, धमकी के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया है। महाकुंभ शुरू होने से पहले ही ये धमकी का मामला, साधु संतों के वेश में आतंकी आ सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। स्पेशल फोर्सेज एटीएस एनआईए भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं, क्योंकि ये धमकी का मामला उस महाकुंभ में है, जो महाकुंभ इस दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ मेला देखा जाता है, जिसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही हैं। खुद मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं। चलिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।